नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, कुशल मंगल होंगे और दिल्ली पुलिस की तैयारी जोरों शोरों के साथ कर रहे होंगे। तो मैं प्रभात आज की दिल्ली पुलिस के प्रीवियस सॉल्व पेपर में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आज हम मैथ और रीजनिंग दोनों के प्रीवियस सॉल्व पेपर क्वेश्चन करने वाले हैं जो दिल्ली पुलिस में प्यारे बच्चों पूछे गए थे। तो आज का जो पेपर है मेरे बच्चों, हमारा 16 नवंबर 2023 का थर्ड शिफ्ट का है दिल्ली पुलिस का। और आप ये करके जानोगे कि किस तरीके से हम मैथ और रीजनिंग में 40 में से 40 क्वेश्चन पूरा स्कोर कर सकते हैं मेरे बच्चों। क्योंकि दिल्ली पुलिस में मैथ और रीजनिंग का लेवल ज्यादा खास नहीं पूछा जाता। हर कोई बच्चा बिना कुछ ज्यादा मेहनत करे भी 30-35 क्वेश्चन ठीक कर लेता है। लेकिन हमें करना क्या है, हमें 40 के 40 क्वेश्चन ठीक करने हैं अगर आपको वाकई में ही दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेना है तो। क्योंकि फिर बाकी जो वेटेज है प्यारे बच्चों, वो जीएस और कंप्यूटर का है और आपको उसी में मेहनत करना है। ठीक है, क्योंकि लगभग 40 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन तो नॉर्मली बच्चा लेकर ही आ जाता है, लेकिन आपको जो करना है वो करना है 40 के 40 क्वेश्चन। अब कुछ गिने चुने टॉपिक है दिल्ली पुलिस में जो पूछ रहा है, रीजनिंग में भी बार बार और मैथ में भी बार बार। आपको उन्हीं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस ज्यादा करनी है दोस्त। ठीक है, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं फिर हम। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने है और ये जो क्वेश्चन है आपका, ये रीजनिंग से पूछा गया है और ये मिरर इमेज का क्वेश्चन है। तो ये बात समझ लीजिए आप कि अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी वाकई में करना चाहते हैं तो मिरर इमेज से प्यारे बच्चों दो क्वेश्चन मिनिमम आते ही आते हैं। तो मैक्सिमम मान के चलना कि 3 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। तो एक तो आपको मिरर इमेज वाला जो टॉपिक होगा नॉन वर्बल रीजनिंग में, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है और ज्यादा कुछ नहीं करना, बस बेस्ट 50 क्वेश्चन आप ढंग से पढ़ के चले जाओ और एलिमिनेशन पे मेहनत करके चले जाओ किस तरीके से हमें मिरर इमेज के क्वेश्चन को एलिमिनेशन करना है। क्योंकि मैं कई बार देखता हूं कि बच्चा जो है जल्दबाजी में मिरर इमेज का क्वेश्चन भी गलत करके आता है। ठीक है, चलिए खैर करते हैं भी शुरू। क्वेश्चन में कहा गया कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए, यानी कि ये कुछ हमें दे रखा है सिंबल और इसके बारे में पूछ रहा है इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो प्यारे दोस्त, आपको करना क्या है, केवल एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है। ठीक है, अब 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, इन 4 ऑप्शन में से कोई भी 2 ऑप्शन उठा लो, पहले उसमें एलिमिनेशन लगाओ। सबसे पहली चीज मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूं उसका। भाई मिरर इमेज में क्या होगा, राइट की चीजें लेफ्ट में दिखाई देगी और लेफ्ट की चीजें राइट में दिखाई देगी। यानी कि जो चेंज होगा वो राइट से लेफ्ट में और लेफ्ट से राइट में होगा। क्लियर, यानी कि टॉप और बॉटम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टॉप और बॉटम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कभी भी चेंज नहीं होंगे। क्लियर हुई बात। दूसरी बात प्यारे बच्चों, आपको ये बात याद रखनी है कि प्रतिबिंब में कोई भी सिंबल या कोई भी चीज हमें उतनी ही दूर दिखाई देता है जितनी दूर वास्तविकता में होता है। यानी कि ये जो हैश है ये हमें प्रतिबिंब में इतना ही नजदीक दिखाई देगा इस प्रतिबिंब में। ठीक है मेरे बच्चों, अब ध्यान दो। क्वेश्चन की जो शुरुआत होगी वो इधर से होगी, पहली बात तो ये होगी, यानी कि हैश का जो सिंबल होगा वो कुछ इस प्रकार हमें दिखाई देगा। ठीक है, तो ये बात याद रखना, यहां से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब देखिए हैश है, उसके बाद जो है यहाँ पे ये वाला चिन्ह है, इसके बाद ये। अब हमें इन 2 ऑप्शन में देखना कहां तक ये सिमिलर चल रहा है। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ तक ये सिमिलर चला हुआ है। ठीक है, यहाँ तक ये बिल्कुल सिमिलर चला हुआ है। उसके बाद जो है ये वाला सिंबल है @ फिर हैश है, फिर उसके बाद डब्लू है, यहाँ तक चला हुआ है। अब डब्लू के बाद डॉलर है और यहाँ पे मेरे बच्चे ये आ गया। तो इसका मतलब सी ऑप्शन तो हमारा आंसर नहीं होगा, यहां तक ये सिमिलर चला हुआ था, डब्लू के बाद डॉलर है। अब यहाँ पे भी देखोगे आप, ये क्या होगा, यहाँ पे ये टॉप की चीज बॉटम में चेंज होगी और बॉटम की चीज टॉप में बदल गई। तो इसका मतलब ये डब्लू जो है आपको इसी तरीके से दिखाई देगा और यहाँ पे उल्टा हो गया। तो बी ऑप्शन भी प्यारे दोस्त हमारे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। ठीक है, अब ए और डी में से हमारा कोई एक आंसर है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे देखना है कि कहां तक ये सिमिलर चला हुआ है। आप देखोगे यहाँ तक ये बिल्कुल सिमिलर चला हुआ है। अब एंड के बाद यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे एंड के बाद प्यारे दोस्त स्टार है और यहाँ पे एंड के बाद स्टार ही है। इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा आंसर होगा, एंड के बाद यहाँ पे प्लस नहीं होगा। तो ए ऑप्शन भी हमारा गलत हो चुका, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। इस तरीके से आपको एलिमिनेशन यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है सिलोग्स का। अब सिलोग्स को करने के कई तरीके हैं दोस्त। अब कुछ बच्चे इस वाले क्वेश्चन को
वेन डायग्राम से करते हैं, कुछ बच्चे 150 से करते हैं, कुछ बच्चे मेरे वाले तरीके से करते हैं, थॉट प्रोसेस से। अब जिसको थॉट प्रोसेस सीखना है, जिसको बिना पेन पेपर के क्वेश्चन को करना सीखना है, तो आप जो है प्ले लिस्ट पड़ी हुई है यूट्यूब चैनल पर, और उसमें सिलॉक्स टॉपिक है, टोटल 14 वीडियोस में पड़ी हुई है, 7 वीडियो से आप सीख जाओगे। बाकी जो 7 वीडियो है वो इनकी प्रैक्टिस है। अब एक क्वेश्चन प्यारे दोस्त यहां से फिक्स है, ये क्वेश्चन 100% दिल्ली पुलिस में पूछा जाएगा। क्लियर है बात यहां तक? अब देखिए, अब क्वेश्चन को करते हैं। अब यहाँ पे कहा गया कथन में कुछ जादूगरनियां मानव है, सभी मानव सीत है। अब यहाँ पे निष्कर्ष में देखिए, सभी जादूगरनियां सीत है। जादूगरनियां हमें पहले स्टेटमेंट में मिला और सीत हमें दूसरे स्टेटमेंट में मिला। इसका मतलब हमने क्या किया, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे कुछ मानव और यहाँ पे सभी मानव, ये कैंसिल हो गया, और जो बचा हुआ स्टेटमेंट कहलाएगा वो निष्कर्ष कहलाएगा, यानी कि कंक्लूजन कहलाएगा। तो कुछ जादूगरनियां सीत है, ये सही होगा। अब इसने क्या कर दिया, कुछ को सभी पढ़ लिया, इसलिए पहले वाला गलत हो गया। कुछ जादूगरनियां सीत है, कुछ जादूगरनियां सीत है, ये हमारा दूसरे वाला बिल्कुल सही हो गया। तो आंसर क्या होगा दोस्त, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। क्लियर है बात यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आया हमारा 53। अब जो ये क्वेश्चन नंबर 53 है हमारा, ये मान के चलिए जो कोडिंग डिकोडिंग में रूल होते हैं वही सेम रूल दोस्त एल्फाबेटिकल एनालॉजी में होते हैं। ये एल्फाबेटिकल एनालॉजी का एक छोटा सा टॉपिक है। क्लियर है बात यहां तक? अब बात को समझिए, करना क्या है इसमें। देखिए LINK लिंक लिखा हुआ है, इसको हमने इससे बदल दिया। अब यहाँ पे जो L है इसका मतलब 12 है, ये 2 14 है, तो 12 और 2 14, 9 और 2 11, 14 और 2 16, और 11 और 2 13, यानी कि सब में क्या हो रहा है, +2 +2 +2 +2 हो रहा है। और ये जो पैटर्न चला हुआ है, ये कोडिंग डिकोडिंग में एक फॉरवर्ड पैटर्न होता है, वो यूज यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, अब ध्यान दो। अब अगला भी आप चेक कर सकते हो कि 16 और 2 18, 1 और 2 3, 18 और 2 20, 20 और 2 22। सेम यहाँ पे भी 16 और 2 18, यानी कि आर से हमारा क्वेश्चन शुरू होगा, एन से हमारा क्वेश्चन शुरू नहीं होगा। सी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। लास्ट में देखोगे 8 और 2 10, जे पे हमारा खत्म होगा दोस्त, यानी कि 8 और 2 10, जे पे खत्म होगा 10 पे, यानी कि डी आंसर हमारा नहीं होगा। अब आर पे खत्म है, जे पे, आर से शुरू है जे पे खत्म है, आर से शुरू है जे पे खत्म है, सी तक आरसी है, यानी कि हमें केवल बीच वाला ये वी और डब्ल्यू चेक करना है केवल। 20 और 2 22, यहाँ पे 23 है, तो बी आंसर हमारा आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर होगा ए ऑप्शन। तो कई बार इस तरीके से हमें करना होता है और बच्चा जल्दबाजी में गलत करके आता है ऐसे भी क्वेश्चन। तो जल्दी तो करनी है लेकिन विद एक्यूरेसी करनी है, गलत नहीं होने देना अपने क्वेश्चन को, ये मान के हमें चलना है। ठीक है दोस्त, इस तरीके से हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन हमारा नॉन वर्बल रीजनिंग से पूछा गया था और यहां से 100% 2 क्वेश्चन प्यारे दोस्त हमारे आने वाले हैं दिल्ली पुलिस के एग्जाम में। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि पिछले जो हमने दिल्ली पुलिस के प्रीवियस सॉल्व पेपर किए हैं मैथ और रीजनिंग के, तो उसमें ये क्वेश्चन दोस्त फिक्स है कि यहां से फिगर कॉम्प्लीशन से, कि जहां पर हमें आकृति को पूर्ण करना होता है, यहां से मिनिमम 2 क्वेश्चन दिल्ली पुलिस अक्सर पूछता है। ठीक है, अब ध्यान दो, हमें क्या करना होगा, इसमें भी एलिमिनेशन ही लगाना होता है। अब मुझे एक बात बताओ, जब पूरा करोगे, ये तो हो गई, अब ये तुम्हें दिख रहा होगा, ये सब में दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है ना, तो यहां से तो बात बनी नहीं। अब यहाँ पे ना इस तरीके से 2 लाइन खींचेगी, अब यहाँ पे तो सिंगल लाइन है तो ये आंसर नहीं होगा, यहाँ पे भी सिंगल लाइन है, ये आंसर नहीं होगा, यहाँ पे 2 लाइन है इस तरीके से, इधर भी 2 लाइन है। लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि 2 लाइन में गैप दोस्त ज्यादा है, यहाँ पे गैप कम है, और वैसे भी ये पूरी चली गई लाइन ऊपर तक, और ये लाइन जो होगी दोस्त ये केवल इतनी जाएगी, पूरी नहीं जाएगी, एक लाइन छोटी होगी एक लाइन बड़ी होगी। तो आंसर फिर कौन सा होगा हमारा, हमारा आंसर होगा दोस्त बी ऑप्शन। क्लियर हुई बात यहां तक? तो कितना आसान है दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन को जल्दी से अटेम्प्ट करना और सॉल्व करना, बिल्कुल सही है ना, है कि नहीं आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन ये हमारा अल्फाबेटिकल सीरीज से है, और इसमें भी कोडिंग डिकोडिंग के वही जो पैटर्न होते हैं वही यूज हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है दोस्त, अब देखिए यहाँ पे कितना है 4, और यहाँ पे कितना है 7, तो 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 3 13, 13 और 3 16, यानी कि पी से शुरू होगा। अब सारे ही ऑप्शन पी से शुरू है। लास्ट को चेक करिएगा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बी को हम 28 भी बोल सकते हैं, 28 में से 3 कम करोगे 25, 25 में से 3 कम करोगे 22, 22 में से 3 कम करोगे 19, 19 में से 3 कम करोगे 16, यानी कि पी पे खत्म होगा। पी पी से शुरू है, पी पे खत्म होगा, बी ऑप्शन नहीं होगा, डी ऑप्शन नहीं होगा।
अब हमें बीच वाला चेक करना है, क्योंकि दो ऑप्शन हमारे ऐसे हैं जो पी से शुरू पी पे खत्म है। ये 19 है, 19 और 3 22, 22 और 3 25, 25 और 3 28, 28 यानी कि 2, 2 और 3 5, यानी कि ई आ चुका पीईपी, जो कि हमारा ए ऑप्शन है। क्लियर है बात? अब जब आप इन क्वेश्चनों को चेक करोगे और आप देखोगे, अगर आपने थोड़ी सी भी तैयारी कर रखी है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ चुका होगा कि यार बड़े सिंपल क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, ठीक है। लेकिन हम जो तैयारी कराते हैं दोस्त, हम इस लेवल की तैयारी नहीं कराते, क्योंकि दिल्ली पुलिस का जो लेवल है वो बहुत छोटा लेवल है, और हम इससे ऊपर की तैयारी कराते हैं ताकि बच्चा दिल्ली पुलिस तो क्या, हर एक एग्जाम को चीर फाड़ के आए। क्लियर है बात यहां तक? तो इस तरीके से बेटा हम तैयारी करा के चलते हैं हर बच्चे की, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। अब ये कोडिंग डिकोडिंग है। अब कोडिंग डिकोडिंग में टोटल 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला टाइप हमारा लेटर कोडिंग का, दूसरा टाइप हमारा नंबर कोडिंग का, और तीसरा टाइप होता है दोस्त हमारा मिक्स कोडिंग का। और ये क्वेश्चन हमारा जो पूछा गया है, ये मिक्स कोडिंग से प्यारे दोस्त पूछा गया है। अब ऐसे सवाल को किस तरीके से करते हैं, अब बात को समझिए। सबसे पहले आप यहां पर ये देखिए, लास्ट में वो पूछ के आ रहा है। आप कहोगे सर लास्ट में पूछ रहा है WARS, वार्स के बारे में पूछ रहा है कि वार्स के लिए कूट क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको करना क्या है, ये देखिए वार्स कहां मिलेगा भाई, लाइव लॉन्ग में वार नहीं है, लॉन्ग पोल में वार नहीं है, स्टार वार्स ये रहा। तो यहाँ पे प्यारे दोस्त वार्स हमें मिल चुका। तो वार्स के लिए जो कोड होगा, ये तो वर्ड होगा या फिर फोर होगा। तो यानी कि ना तो लॉन्ग होगा और ना पोल होगा, यानी कि वार्स के लिए तो वर्ड कोड बनेगा या फिर फोर बनेगा। अब हमारे ऑप्शन में दोनों ही है दोस्त, ए भी है फोर और बी यानी कि वर्ड भी है। अब वार्स के साइड में क्या लिखा हुआ है, स्टार लिखा हुआ है। अब आप देखिए स्टार कहाँ मिलेगा आपको, तो आप कहोगे सर स्टार जो है हमें यहां पर मिलेगा। इसका मतलब इन दोनों के जो कोड है, स्टार वार्स के कोड यहाँ पे है, पोल स्टार के कोड यहाँ पर है। अब यहाँ पे देखोगे आप, स्टार इधर कॉमन है, स्टार इधर कॉमन है, इधर कॉमन क्या है, आप कहोगे वर्ड कॉमन है, वर्ड कॉमन है। तो इसका मतलब स्टार का तो कोड वर्ड हुआ और वार्स का कोड क्या होगा दोस्त, फोर होगा। तो इस सवाल का जो उत्तर हुआ हमारा वो ए ऑप्शन होगा। कितना आसान है दोस्त, देखो दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेना, ठीक है। बशर्ते आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है ताकि आप मैथ और रीजनिंग में सही तरीके से पूरे में से पूरे का स्कोर कर पाओ, ठीक है दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 57। ये हमारा एक क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट का। और दोस्त एक क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अब ये नहीं पता कि सिटिंग अरेंजमेंट में से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब सिटिंग अरेंजमेंट दो टाइप की होती है, एक तो ओपन फॉर्म और एक क्लोज फॉर्म। ओपन फॉर्म का मतलब होता है जब हम लोगों को पंक्तियों में बैठाते हैं, और क्लोज फॉर्म का मतलब होता है कि जब हम लोगों को बंद आकृति जैसे कि सर्किल, वर्ग, आयत, षटभुज, इस तरह की आकृतियों में हम बैठाते हैं। क्लियर है बात? अब ये जो क्वेश्चन हमें दिया गया है, ये ओपन फॉर्म का क्वेश्चन दिया गया है। यहां पर हमें पंक्ति में बैठाना है लोगों को। क्लियर है बात यहां पर? अब बात को समझिए। कह रहा कि HIJK और L 5 व्यक्ति एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। मान के चलिए हमें क्वेश्चन में ये बात ना बताई होती कि उत्तर की तरफ को मुख है, तो आप उत्तर की तरफ को मुख करके ही चलते। क्लियर है बात यहां तक? I, J और K के बीच में बैठा है। कह रहा कि I जो है वो J और K के बीच में बैठा है। अब हो सकता है I इस तरीके से बैठ जाए J और K के बीच में, भाई यानी कि दो पॉसिबिलिटी है हमारे I को बैठाने की, J और K के बीच में, J और K के बीच में। क्लियर है बात यहां तक? अब क्वेश्चन में कहा गया कि जो K है वो H के ठीक बाएं बैठा है। K कहां बैठा है? H के ठीक बाएं, H के बाईं तरफ बैठा है। अब K को मैं H के बाईं तरफ नहीं बैठा सकता, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी हमारी खत्म हो चुकी। 4 लोग टोटल बैठ चुके, टोटल लोग है 5, 4 लोग प्यारे बच्चों हम बैठा चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप मुझे एक बात बताओ दोस्त, क्वेश्चन में दे रखा है कि L पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा है। L पंक्ति के दाएं सिरे पर, दाएं सिरा इधर होगा, तो पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है? तो पंक्ति के बाएं सिरे पर J बैठा है। इसका मतलब आंसर क्या होगा आपका? बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा, J आंसर होगा, ठीक है दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ चुका है आपका 58, जो कि आपका फिगर सीरीज का क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि बताइए क्वेश्चन मार्क में 4 ऑप्शन में से कौन सी आकृति इसमें फिल की जा सकती है। क्लियर है बात? एक बार जो है खुद ट्राई करें इस क्वेश्चन को करने की, फिर मैं बताता हूं करना क्या है। देखो बड़ा सिंपल है क्वेश्चन भाई, है ना। अब आप ध्यान से अगर उसको देखोगे, सरसरी निगाहों से देखोगे, तो आप देख पा रहे होंगे दोस्त कि जो अंदर वाला हिस्सा है सर्किल,
ये अगले जो आकृति है, अगली जो फिगर है, उसमें बाहर आ चुका। और इसके अंदर कोई नई आकृति आई, क्योंकि इधर से कोई आकृति इसके अंदर नहीं आई। ठीक है, अब इसमें जो ये अंदर वाला हिस्सा है ट्रायंगल, ये बाहर आ चुका, और अंदर इसके कोई नई आकृति आई, यानी कि पीछे से कोई नई आकृति इसमें नहीं आई, कोई नई आकृति है। ठीक है दोस्त, अब जो अंदर वाला जो चतुर्भुज दे रखा है, ये बाहर आ चुका, और इसके अंदर षटभुज आ चुका, जो पीछे आपको कहीं नहीं दिखाई देगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि इस चतुर्भुज के अंदर, इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक नई आकृति आ गई। अब इसका मतलब इसके अंदर यहाँ पे क्या होगा, ये षटभुज यहाँ पे आएगा, अंदर वाला बाहर आएगा, और इसके अंदर कोई नई आकृति आनी है। अब षटभुज वाला आंसर है, इसका मतलब ये आंसर तो होगा नहीं, ये भी आंसर नहीं होगा। अब बी और डी, ये दो ऑप्शन ऐसे है जिसमें षटभुज आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर भी षटभुज आपको दिखाई दे रहा होगा, हेक्सागन आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्त। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको बार बार बता के चल रहा हूं कि नई आकृति आनी है। अब इस षटभुज के अंदर सर्किल है, और सर्किल तो प्यारे दोस्त इसके अंदर पहले से ही था, यानी कि ये नई आकृति नहीं है। तो नई आकृति क्या होगी, प्लस वाला साइन, यानी कि डी ऑप्शन हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। कई बार बच्चा क्या करता है, जल्दबाजी में इस तरह के दो ऑप्शन तो एलिमिनेट कर लेता है। अब दो दो ऑप्शन में वो फंसेगा और वो गलत आंसर लगा के आ जाता है। तो आपको बहुत ध्यान से प्रैक्टिस करके जाना है। कई बार तुम्हें लगेगा कि यार दिल्ली पुलिस का लेवल वाकई में ही आसान है, तो ज्यादा तैयारी करने की जरूरत नहीं है, हम जीएस के चक्कर में पड़ जाते हैं। और वो क्या करेगा बच्चा, वो केवल जीएस ही पढ़ता रहेगा, जीएस पढ़ता रहेगा, कंप्यूटर पढ़ता रहेगा, मैथ रीजनिंग पर ध्यान नहीं देगा। अब बेटा बात का मतलब पता नहीं चलता कब मैथ और रीजनिंग का लेवल अच्छा खासा पूछ ले एग्जामिनर। तो ध्यान रखना है इस बात की, आपको एक अच्छी तैयारी करनी है। आपको ये सोच के नहीं करनी कि जैसे क्वेश्चन ये आए बस एकदम ऐसे ही क्वेश्चन हम करके चले जाए और हमारा काम हो जाए। हमें एक लेवल ऊपर तैयारी करके चलना है, तभी आप अच्छे से सिलेक्ट हो पाओगे एग्जाम में। ठीक है दोस्त, चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, और ये चैप्टर है हमारा पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, और दो क्वेश्चन प्यारे दोस्त यहां से फिक्स है हमारे एग्जाम में। क्लियर है बात यहाँ तक? तो इसको एक बार खुद एक बार ट्राई जरूर करना, उसके बाद जो है आंसर चेक करना आपका क्या आया और हमारा क्या आया। ठीक है, देखिए जो ये वाला टॉपिक होता है हमारा नॉन वर्बल रीजनिंग से, इसमें मैं कुछ नहीं करना, केवल और केवल मिरर इमेज का इस्तेमाल करके चलना है, केवल मिरर इमेज का इस्तेमाल करके चलना है। ठीक है, अब बात को समझिए भाई, हमारा ये पेपर था, हमने इसको ऐसे फोल्ड किया, फिर उसके बाद ऐसे फोल्ड कर दिया, उसके बाद हमने यहाँ पे सी लिख दिया और यहाँ पे डी, यहाँ पे बी। तो आपको वापस इसे खोलना है, ओपन करना है। तो जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आप मिरर लगाओगे, तो सी एज इट इज दिखाई देगा, डी भी एज इट इज दिखाई देगा। लेकिन जो वी होगा दोस्त, वी आपको कुछ इस प्रकार दिखाई देगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा वी। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक? अब आपको ये देखना है कि वी किन किन में, किन किन ऑप्शन में उल्टा है। तो आप ये बताओ, इसमें उल्टा है बिल्कुल, इसमें क्या उल्टा है क्या? ये आप कहोगे नहीं, इसमें उल्टा नहीं है, इसमें भी उल्टा है, इसमें भी उल्टा है। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब हम इसको इस तरीके से खोलेंगे तो कुछ इस प्रकार दिखाई देगा डी आपको, और सी आपको कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। यस और नो? सी आपको इस प्रकार दिखाई देगा, इसी प्रकार डी आपको इस तरीके से दिखाई देगा, और सी आपको इस तरीके से दिखाई देगा। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे इस तरीके से दो लाइन होगी कि नहीं होगी? और यहाँ पे क्या है, सिंगल लाइन है, तो ये आंसर भी नहीं होगा। और दोस्त ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी सिंगल लाइन है। ये हमने पहले ही तीन ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, तो आंसर कौन सा बचा हमारा? फिर ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का। क्लियर है बात यहाँ तक? तो किस तरीके से करना है आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई हम। अगला क्वेश्चन है हमारा 60। अब जो ये क्वेश्चन है दोस्त, ये हमारा फिर से फिगर सीरीज का क्वेश्चन है, और फिगर सीरीज के क्वेश्चन को करने का एक बहुत ही शानदार तरीका मैंने आपको पिछले एग्जाम के जो क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं 20 नवंबर और 23 नवंबर वाले, उनमें मैंने बताया था कि किस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन को उनके अंजाम तक पहुंचाते हैं। ठीक है, अब ध्यान दो, जब भी आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आपको बस इतना काम करना है, ये इसका रिलेशन इसके साथ होगा, इसका रिलेशन इसके साथ होगा, इसका रिलेशन इसके साथ होगा, और इसका रिलेशन इसके साथ होगा। इतनी बात आपको समझना है। तो आप देख पा रहे होंगे कि इनका रिलेशन आपस में है, जो रिलेशन इनका होगा वही सेम रिलेशन यहाँ पे दिखाई देगा। तो आपको केवल इन दोनों में रिलेशन चेक करना है कि क्या रिलेशन होगा। आप कहोगे जो एल है ना, ये टॉप पे चला गया, और फिर यू नीचे, एक्स नीचे आ गया, एफ नीचे आ गया, और ट्राइंगल नीचे आ गया। आप देख पा रहे होंगे ऐसे ही चला हुआ है। क्लियर है बात? और बी इधर पहुंच गया, और जेड इधर आ गया। क्लियर है मेरी बात? अब सेम काम आपको यहां लगाना है, एफ ऊपर पहुंच गया, यू इधर आ गया, और जो है
एल इधर आ गया, बी इधर आ गया और ट्रायंगल इधर आ गया और जेड इधर आएगा और एक्स उधर जाएगा। अब आपको ये देखना है कि कौन से ऑप्शन में है ये। एक्स और एफ इसमें नहीं है, एक्स और एफ यहाँ पे है, एक्स और एफ यहाँ पे है, एक्स और एफ यहाँ नहीं है, तो हमने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। अब ट्रायंगल और जेड यहाँ पे, ट्रायंगल और जेड यहाँ पे नहीं है, तो आंसर कौन सा बचा दोस्त? बी। अब देख पा रहे होंगे आपका आंसर यही है, बिल्कुल सेम है ना जो मैंने वहां पे लिखा। क्लियर है बात यहां तक? अगर आपको ये क्वेश्चन वाकई में समझ में आया है तो आप अगले क्वेश्चन को दोस्त करके दिखाइए। सेम क्वेश्चन है, फिगर सीरीज का क्वेश्चन है, एक बार ट्राई जरूर करना कि आपका आंसर क्या आया, फिर उसके बाद जो है आप यहाँ पे तरीका देखना क्या लगाता हूं मैं, ठीक है? बात को समझिए भाई। देखिए सेम अप्रोच मैं बता रहा हूं कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखाई देगा तो आपको केवल इनका रिलेशन, इनका रिलेशन, इनका रिलेशन और इनका रिलेशन चेक करना है। तो यहां पर जो रिलेशन यहां पे होगा वही रिलेशन सेम यहां पे होगा। तो यहां पे चेक करिए, आपको कैसे ट्राइंगल तो ऊपर चला गया, एस यहां पे आ गया, तो यू यहां पे आ गया, बी उधर चला गया और तीन इधर आ गया। यानी कि जो इससे पिछले वाले क्वेश्चन में लॉजिक था वही सेम लॉजिक आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा। ठीक है दोस्त, अब बात को समझिए। यहां पे भी सेम काम कर दोगे, ये बी उधर चला जाएगा, यू उधर आ गया, नाइन नीचे आ गया और एस उधर चला गया, ट्राइंगल इधर आ गया। अब ये देख लो कौन से में है। एस बी कहां पे है? एस बी यहां पे नहीं है, एस बी यहां पे है, एस बी यहां पे नहीं है, एस बी इसमें है, ठीक है। अब नीचे नाइन और ट्राइंगल, नाइन और ट्राइंगल इसमें नहीं है, नाइन और ट्राइंगल इसमें है और बीच में यू है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। उम्मीद करता हूं आप चीजों को सीख पा रहे हो कि किस तरीके से हमें एग्जाम में टैकल करना होता है क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर आ चुका है मेरे दोस्त, मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 62। करिए इस सवाल को। करिए बच्चों। देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका नंबर एनालॉजी से पूछा हुआ है। अब ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, थोड़ा सा बस ध्यान से देखना है कि 75 जो 86 है, 8983 है, यानी कि थोड़ा सा बढ़ गया। देखो 7 से 8 हो गया, यहाँ पे 6 से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क से ये और 8 से 9 हो गया, यानी कि कहीं ना कहीं डिफरेंस है इसमें, है ना। तो आपको केवल डिफरेंस इनका चेक करना है कि डिफरेंस क्या होगा। बड़े में से छोटा घटा दोगे, 13 में से 6 कम कर दोगे 7 और यहाँ बचेगा दोस्त 13, 13 में से 8 कम कर दोगे 5, 8 में से 5 कम कर दोगे 3 और 8 में से 7 कम कर दोगे 1, यानी कि 1357 इसमें जोड़ दिया। सेम यहाँ पे भी चेक करो कितना रिलेशन है, क्या डिफरेंस है। तो 12 में से 5 कम कर दोगे 7 आ गया, 5 का 5 आ गया, 7 में से 4 कम करोगे 3 और ये भी 1357 का डिफरेंस आया। इधर भी 1357 का डिफरेंस है तो इधर भी 1357 का ही डिफरेंस होगा, यानी कि आप इसमें से 1357 को घटाओगे, 9 में से 7 कम करोगे 2, आंसर वही होगा जिसका यूनिट डिजिट 2 होगा। ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। अब दो ऑप्शन ऐसे है जिसका यूनिट डिजिट सेम आ रहा है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, 9 में से 7 कम कर दिया 2 और 14 में से 5 कम करोगे 9, यानी कि लास्ट में 92 होगा। अब 92 डी ऑप्शन में तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, 5392 आंसर आ चुका आपका और आंसर हुआ प्यारे बच्चों डी ऑप्शन। उम्मीद करूंगा चीजें क्लियर हो पा रही होगी। वेरी सिंपल, बिल्कुल आसान क्वेश्चन यहां पर पूछे गए थे दिल्ली पुलिस के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन हमारा नंबर एनालॉजी का ही है, एक तरीके से उसी का टाइप है ये। और देखिए ये आजकल ट्रेंड में चला हुआ है, हर एग्जाम में एसएससी भी इसी तरह का क्वेश्चन पूछ रही है बार बार, ठीक है। अब ऐसे सवाल में होगा क्या, क्वेश्चन में हालांकि साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि अगर मान के चलिए 13 नंबर है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस माइनस गुणा और भाग वो डायरेक्ट हम 13 पे करेंगे, इनके डिजिट पे नहीं कर सकते कि 1 और 3 को अलग अलग करके नहीं कर सकते। क्लियर है बात यहां तक? लेकिन ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया कि 11 का 3 गुना है इधर और इधर दोस्त 11 का 6 गुना है, इधर 11 का 3 गुना है और इधर 15 का 6 गुना है। क्लियर है मेरी बात? या 33 का डबल भी कह सकते हो, 45 का डबल भी कह सकते हो। इधर 17 का 6 गुना है और इधर 17 का 3 गुना है, तो आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। यानी कि जो लॉजिक इन क्वेश्चन में लगे हो वही सेम लॉजिक ए ऑप्शन में लगा हुआ है। क्लियर है बात यहां तक? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन है और कोई ताकत नहीं है कि दो क्वेश्चन यहां से रोक दे आपके एग्जाम में। ये मान के चलिए कि दो क्वेश्चन तो यहां तो दो यहां से आने ही आने हैं, तय है, आने ही आने हैं, ठीक है। अब बात को समझिए।
जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम में है, आप चाहे यूपीएसआई का आप देख लोगे तो यूपीएसआई में भी यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है। आप कोई भी एग्जाम देख लो, यहाँ से क्वेश्चन 100% आते ही आते हैं। ठीक है, अब देखिए करना क्या होगा। जब भी इस टाइप का आपको क्वेश्चन दिखे, आपको डायरेक्ट मैथमेटिकल ऑपरेशन में जो सिंबल होगा डिवाइड का, उसको चेक करना है। तो यहाँ दूसरे नंबर पर है, अगर मैं यहाँ पे डिवाइड का साइन लगा दूं तो आप कहोगे 12 को हम 15 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। इसी तरीके से बी ऑप्शन को चेक करोगे, यहाँ पे तीसरे नंबर पर डिवीजन का सिंबल है तीसरे नंबर पर। अब तीसरे नंबर पर है 1 2 3, तो क्या आप 15 को 7 से डिवाइड कर पाओगे? आप कहोगे नहीं, नहीं हो सकता। तो अगर नहीं हो सकता तो आंसर फिर पॉइंटों में जाना चाहिए, और यहाँ पे सारे नंबर इंटीजर दिख रहे होंगे, आपको पूर्णांक दिख रहे होंगे। तो इसका मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है 15 को 7 से डिवाइड करना। अब यहाँ पे आप चेक करोगे कि लास्ट से पहले वाला यानी कि डिवीजन अगर मैं यहाँ पे लगा दूं, डिवीजन अगर मैं यहां पे लगा दूं, तो क्या 7 को आप 36 से डिवाइड कर पाओगे? आप कहोगे नहीं, तो इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब आप डी ऑप्शन को चेक करोगे तो आंसर यही होगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन बचा हमारा। अगर मैं डिवाइड को दोस्त यहां पे लगा दूं पहले नंबर पर, तो क्या 96 12 से कंप्लीटली डिविजिबल है? आप कहोगे यस सर, तो इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा आंसर है। वेरीफाई करना चाहो तो वेरीफाई भी आप लास्ट में कर सकते हो एग्जाम में, क्योंकि आपके पास अब ऐसी ऐसी तरीके हैं कि जो क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करा सकता है। ठीक है, उसके बाद प्लस है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन है, उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के बाद माइनस, और उसके बाद बराबर। अब यहाँ पे आप देखोगे 12 अट्ठे 96, प्लस 15 सत्ते 105, माइनस 36, और इक्वल है 77। 8 में आप क्या जोड़ दोगे? 105 में से इसको घटाओगे, 15 में से 6 गए 9, 9 में से 3 गए कितने? 6। 69 जोड़ दो, 9 और 8 17 का 7 का 77, 77 आ चुका। तो इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। इस तरीके से आप एलिमिनेशन लगा सकते हो। ठीक है, याद रखना जब भी आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले क्वेश्चन आपको दिखाई दे, तो आप सबसे पहले डिवीजन के सिंबल पर जाइए, उसको चेक करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर है आपका डाइस का। ये क्वेश्चन एक बार मैं चाहूंगा कि एक बार आप खुद ट्राई करें और उसके बाद आप सॉल्यूशन चेक करना। मैं आपको देता हूं 30 सेकंड का टाइम। ठीक है, चलिएगा करिए जल्दी से। 30 सेकंड का टाइम है आपके पास। ठीक है, चलिए भाई। कुछ बच्चों ने कर लिया होगा, लेकिन कुछ बच्चे अभी भी नहीं समझ पा रहे होंगे कि क्या करें इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखिए मैं समझाता हूं भाई आपको। असल में ये क्वेश्चन हमारा डाइस के रूप में एक बहरूपिया क्वेश्चन है, मैं ये कह सकता हूँ नया फ्लेवर है क्वेश्चन का। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपने डाइस के जितने भी कंसेप्ट लगाए होंगे शायद नहीं कर पा रहे होंगे आप उससे। तो मैं आपको तरीका बताता हूँ एक्चुअल में इसमें करना क्या है। ठीक है, अब बात को समझिए भाई। अगर हम डाइस का कंसेप्ट इसमें लगा भी ले कि भाई हमें ये पता है कि ये तो इसके अपोजिट होगा, और ये इसके अपोजिट होगा, और ये सरफेस इसके अपोजिट होगा। क्लियर है मेरी बात? और हम जानते हैं कि कोई भी दो अपोजिट सरफेस एक साथ कभी ना तो दिख सकते और ना कभी छिप सकते। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर ये जो एरो का सिंबल है और जो ये क्वाड्रिलेटरल का सिंबल है, ये दोनों एक साथ आ भी गए, तो इसके अपोजिट क्या होगा? इसके अपोजिट एक ऐसा सरफेस हो सकता है जो खाली हो। तो इसके अपोजिट हो सकता है, इसके भी अपोजिट खाली हो सकता है। ये जो ब्लैक वाला सर्किल है वो नीचे हो सकता है, इसके अपोजिट ये होगा। तो इसका मतलब ए ऑप्शन भी हमारा आंसर हो सकता है इस तरीके से। तो यहां पर अगर हमें तीनों सरफेस दिख चुके हैं, तो तीनों जो इनके अपोजिट है वे ब्लैंक होंगे, तो वे ब्लैंक छिपे हुए हैं पिछली तरफ, तो ये भी हो सकता है। इधर भी हमें तीनों सरफेस दिखाई दे रहे हैं, तो पिछली तरफ ब्लैंक सरफेस जो है दोस्त, वे भी हो सकता है। यानी कि सी ऑप्शन भी हमारा आंसर हो सकता है। ये दो हमें दिख चुके हैं, तो इनके अपोजिट ब्लैंक होगा, इसके भी अपोजिट ब्लैंक होगा, और जो हमारा ये क्वाड्रिलेटरल है वो हो सकता है नीचे हो, इसके अपोजिट ये ब्लैंक सरफेस होगा। तो अगर इस तरीके से हम चेक करते हैं तो यहाँ पर हमारे चारों के चारों ऑप्शन सेट बैठ रहे हैं। क्लियर है बात? लेकिन चार ऑप्शन में तीन ऑप्शन तो गलत होंगे। अब कोई एक ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, हमें वही पहचानना है। तो जब हमारा ये कंसेप्ट फेल हो जाते हैं दोस्त, तो हम एक नया कंसेप्ट पे जाते हैं जिसका नाम होता है रोटेशन। तो आपको केवल रोटेशन चेक करना है इस क्वेश्चन में। तो आप मुझे बताइए
कि अगर मैं इस क्वेश्चन में इस चीज को इस तरीके से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दूं, ऐसे पूरे क्वेश्चन को इस तरीके से मैं घुमा दूं, रोटेट कर दूं इस तरीके से 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो आप कहोगे कि जो ये एरो है ना, ये एरो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, क्योंकि ये ऊपर चले जाएगा, ऐसे पूरा क्वेश्चन घूमेगा तो ये ऊपर चला जाएगा, एरो इस तरीके से, सर्किल इधर आ जाएगा, और जो ये आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, फिर इस तरीके से कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो आपको ये देखना है कि रोटेशन 90 डिग्री करने के बाद ऐसा डायग्राम कौन देगा। तो ऐसा डायग्राम आपको ये यहाँ पे दिख रहा होगा, और ये सर्किल आ गया, और ये कुछ इसी तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन का। और इसमें केवल रोटेशन ही हमें चेक करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं भाई क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, जो कि एम्बेडेड फिगर नॉन वर्बल रीजनिंग का एक छोटा सा टॉपिक है, और दो क्वेश्चन मेरे दोस्त यहां से आने तय है आपके एग्जाम में। क्लियर है बात यहां तक? अब बात को समझिए भाई, करना क्या है। देखो, इसने साफ साफ शब्दों में एक बात बोल दी कि घुमाने की अनुमति नहीं है, यानी कि जैसा आपको यहां पर ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ठीक वैसा ही हमें इन चार ऑप्शन में से कोई एक ऐसा आकृति हमें दिखनी चाहिए जिसके अंदर ये मौजूद हो। तो वैसे तो दिख तो यहां पे भी रहा है, देखो दिख तो ये ऐसा हमें यहाँ पे भी रहा है, लेकिन ये रोटेट कर दिया इस तरीके से, 90 डिग्री क्लॉकवाइज हो रहा है रोटेट, और यहाँ पे साफ साफ शब्दों में बोला कि घुमाने की अनुमति नहीं है। और इन दोनों में हमें ऐसा कोई डायग्राम नहीं नजर आया, लेकिन हमें दोस्त यहाँ पर नजर आ रहा है ये वाला सेम डायग्राम, जो हमारे डी ऑप्शन में मौजूद है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन का। और इतने सिंपल क्वेश्चन अगर फिर से पूछ ले जाए तो क्या आपका सिलेक्शन रुक सकता है? किसी भी तरीके से नहीं रुकेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन हमारा डाइस का पूछा हुआ है, और डाइस इंपॉर्टेंट है, स्पेशल फॉर दिल्ली पुलिस। ठीक है, अब ध्यान दो करना क्या है। अब ये डाइस के जो क्वेश्चन है दोस्त, ये तो बड़े टुच्चे लेवल के क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछे, और हम जब क्लास में पढ़ाते हैं ऑफलाइन में, तो हम तो एक बढ़िया सवाल कराते हैं, एक एडवांस लेवल के क्वेश्चन हम कराते हैं कि बच्चा किसी भी एग्जाम में बैठ जाए, क्वेश्चन नहीं रुकना चाहिए बच्चे का बिल्कुल भी, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे यूपी कांस्टेबल हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे स्टेट का एग्जाम हो, क्वेश्चन नहीं रुकेगा बिल्कुल भी। उस लेवल की हम पढ़ाई यहाँ पे क्लास में कराते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो बच्चे ने देखते ही किया होगा। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है, चार दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर अंकित संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि एक तरीके से मैं यूं कह सकता हूं कि वो चार के अपोजिट जानने की इच्छा जता रहा है आपसे क्वेश्चन में। ठीक है, अब ये बताओ चार आपको कहां मिलेगा। आपको कि चार यहाँ पे है, तो छह दो, देखो छह दो कहीं दिखाई दिया क्या आपको? तो छह और दो कहीं नहीं दिखाई दिया एक साथ। तो आप मुझे एक बात बताइए, इन तीन डाइस में से कोई भी दो डाइस का चयन करे जिसमें कोई एक सरफेस कॉमन हो। आप कहोगे सर पहले और दूसरे में ये छह कॉमन दिखाई दे रहा है, एक ही सरफेस कॉमन है। अब आपको ये बात याद रखनी होगी दोस्त, मैं एक तरीका बता रहा हूं आपको। जब भी कॉमन सरफेस सेम सरफेस पर होगा, सेम सरफेस पर होगा, जब भी कॉमन सरफेस सेम सरफेस पर होगा, कॉमन डिजिट जब भी सेम सरफेस पर होगी, तभी हमेशा हमेशा सेम सरफेस ही अपोजिट सरफेस कहलाएगा। सेम सरफेस ही अपोजिट सरफेस कहलाएगा, ये बात याद रखना। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये छह ऊपर वाले सरफेस पे दिखाई दिया, यानी कि सेम सरफेस पर है। अगर ये सेम सरफेस पर है तो इस बात का मतलब है सेम सरफेस ही अपोजिट सरफेस है। तो ये वाला जो सरफेस होगा, इसमें इसी वाले सरफेस के अपोजिट होगा, यानी कि चार के अपोजिट पांच होगा, और आपका आंसर जो होगा वो डी ऑप्शन होगा। क्लियर है बात? एक तरीका दो दोस्त ये है। अब दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूं, दूसरा तरीका क्या होगा, बात को समझिए। जो आपका कॉमन डिजिट है उससे क्लॉकवाइज चलिए इस तरीके से। तो जैसे कि आप क्लॉकवाइज चले, 6 2 4, यहां पे लिखा आपने 6 2 4 लिख दिया, इधर भी क्लॉकवाइज चलिए इस तरीके से। तो 6 3 5, तो 6 को हम वापस नहीं लिखेंगे दोबारा से, तो 3 5 अगले नंबर से लिखोगे, 3 और 5। क्लियर है बात यहां तक? और जो बची हुई डिजिट है वो कौन है? 1। अब हमें इस तरीके से सभी डिजिट का अपोजिट पता चल चुका कि कौन किसका अपोजिट होगा। तो यहां
पे 6 का अपोजिट 1 होगा, 1 का अपोजिट 6 होगा, 2 का अपोजिट 3 होगा, 3 का अपोजिट 2 होगा, 4 का अपोजिट 5, 5 का अपोजिट 6। और वो आपसे 4 का अपोजिट पूछ रहा था, तो 4 का अपोजिट क्या होगा? 5। तो इस तरीके से भी दोस्त अपना आंसर आप निकाल सकते हो। तो दो दो तरीके मैंने आपको बताया क्वेश्चन को करने के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 78 आपके सामने आ चुका है। ये भी अपना डाइस से ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया कि 6 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर अंकित संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि 6 के विपरीत वो पूछ रहा है, 6 के अपोजिट वो पूछना चाहता है। तो मैंने कहा जिसके अपोजिट वो पूछना चाहता है, सबसे पहले आप ये देखिए कि किसमें वो दिखाई दिया। तो 6 आपको दिख रहा होगा, इसमें भी है 6, क्लियर है। 6 आपको दोस्त इसमें भी दिख रहा है, ठीक है। अब 4 2 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, 4 2 कहीं दिखाई दिया नहीं, 2 3 दिखाई दिया कहीं पे नहीं। तो 6 के विपरीत ना तो 4 होगा, ना कभी 2 होगा। 6 के विपरीत ना कभी 4 हो सकता और ना कभी दोस्त 2 हो सकता, ठीक है। 6 के विपरीत कभी ना 2 ना कभी 3 होगा, क्लियर है। आंसर है दोस्त या तो 5 होगा या फिर 1 होगा। तो अब आप क्या करोगे? अब आप एक काम करिए दोस्त, जैसा कि यहाँ पे 4 6 कॉमन है और यहाँ पे 2 कॉमन है, तो यहां से हमें पता लग गया 3 के विपरीत तो यहाँ पे क्या होगा? 4। तो आप इसमें देखिए यहाँ पे कौन कॉमन है? 6 नहीं है, 3 है और यहाँ पे 2 नहीं है। तो आप इन दो डाइस को पकड़िए, इसमें 3 आपको कॉमन दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पे सीधे सीधे क्लॉकवाइज चलो, सीधे सीधे क्लॉकवाइज चलो। 3 6 2, 3 6 2, 3 1 5, 1 और 5 कौन बचा? यहाँ पे 4 बचा। और 6 के अपोजिट पूछ रहा था, तो आंसर क्या होगा? 1। तो हमारा आंसर हुआ सी। एक तरीका मैं और बताता हूं आपको। जैसे ही आपसे वो 6 के अपोजिट पूछ रहा था, तो आपने इन दोनों में देखा कि कौन सी डिजिट कॉमन है। तो आप कहोगे सर इसमें कॉमन डिजिट जो है 3 है, इधर भी कॉमन डिजिट क्या है? 3 है। तो 6 के अपोजिट पूछ रहा, तो 3 से कितने स्थान पर है 6? एक स्थान पर। तो 3 से इधर कितने स्थान पर होगा? एक स्थान पर। तो 3 से 6 एक स्थान आगे है, तो इधर भी 3 से जो भी एक स्थान आगे होगा वही हमारा आंसर होगा। इस तरीके से भी आप यहां पर अपने क्वेश्चन को कर सकते हो। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हो पा रही होगी, किस तरीके से हमें देखना होता है क्वेश्चनों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन हमारा फिर से डाइस का है, और आप देख पा रहे होंगे कि डाइस के हमारे एग्जाम में, दिल्ली पुलिस के एग्जाम में 16 नवंबर के पेपर में 4 क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ पे बने हैं। ठीक है, तो डाइस एक तरीके से इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है रीजनिंग में, ठीक है, स्पेशली दिल्ली पुलिस के लिए। हालांकि हर एग्जाम में लगभग ये पूछा ही जाता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में फिर से क्या बोल दिया, एक के विपरीत क्या होगा। अब एक के विपरीत वो प्यारे बच्चों पूछ रहा है, तो यहाँ पे एक इसमें है, इसमें एक नहीं है, तो एक के साइड में यहाँ 6 और 3 आपको दिखाई दे रहा होगा, और 6 और 3 यहाँ पे भी दिखाई दे रहा होगा। और हमने पहले भी कहा था कि कॉमन सरफेस को हटाने के बाद जो सिंगल सरफेस बच जाता है वो ही एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो यहाँ पे 2 डिजिट कॉमन है, 6 और 3, तो जो बचा हुआ सरफेस होगा वही एक दूसरे के अपोजिट सरफेस होगा। तो एक के अपोजिट क्या होगा? 2। तो डी बिल्कुल सही जवाब है मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 70। अब 70 देखिए क्या कहता है क्वेश्चन में। 70 में कहा गया है कि उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में अंतर्निहित इसके भाग के रूप में सन्निहित है। यानी कि हमें ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन के अंदर मौजूद है, ये बताना है। सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूं तो आप मुझे एक बात बताओ, आप कौन सा ऑप्शन लगाओगे अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया है भाई? कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? चलिए आप सोच लो अपने माइंड में और फिर आंसर मैच करना कि आपका आंसर क्या होगा। ठीक है, देख लिया होगा भैया आपने क्वेश्चन। अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब आप यहाँ पे एक चीज देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पे 2 लाइन इस तरीके से खींची हुई है। क्या यहाँ पे 2 लाइन पूरी मिली हुई है? नहीं, ये आंसर हमारा नहीं होगा। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये ट्राइंगल जो है ऊपर इससे मिला हुआ है क्या? यहाँ पे मिला दिया गया, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्त, यहाँ पे ये बात देख पा रहे होंगे कि इधर से कोई लाइन इधर नहीं गई जो कि यहाँ पे जा रही है, तो इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, और हमारा आंसर कौन सा होगा फिर? सी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। ये आप देख पा रहे होंगे कि यहां से ये पूरा जो डायग्राम है ये इसके अंदर मौजूद है।
ठीक है ना, ये वाला डायग्राम ये पूरा सेम इसी तरीके से दे रखा है। तो आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। और उम्मीद करूंगा कि आपका भी आंसर सी ही आया होगा। क्लियर है बात यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा 71, और एक क्वेश्चन काउंटिंग ऑफ फिगर से 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, अब ये काउंटिंग ऑफ फिगर है, एक बार जो है वीडियो पॉज करके आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चनों को टैकल करना है एग्जाम में। जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा, बच्चा सबसे पहली गलती क्या करेगा, वो काउंटिंग करना शुरू कर देगा इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से। तो पहली बात तो इस तरीके से गंदे तरीके से आपको काउंटिंग नहीं करनी। हमेशा अगर काउंटिंग करने वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया भी है तो हमेशा ब्रेक करके क्वेश्चन को काउंटिंग करनी है। क्लियर है बात यहां तक? अब देखिए मैं कैसे करूंगा काउंटिंग, उसी तरीके से आपको करनी है। आप ना सबसे पहले जितने भी बड़े ट्राइंगल होंगे वे सारे काउंट कर लो। जितने भी बड़े वाले ट्रायंगल हो गए वे सारे काउंट कर लो सबसे पहले। तो आप मुझे बताओ, बड़े वाला ट्रायंगल एक तो ये दिखाई दे रहा होगा आपको, एक ये दिखाई दे रहा होगा आपको, दो, और एक ये दिखाई दे रहा होगा, तीन। तीन ये हो गए, और चौथा ये होगा, चौथा, पांचवा, और ये छठा। तो मैं ये कह सकता हूँ तो छह तो बड़े ट्रायंगल हो गए यहाँ पे। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूं, इतनी बात तो क्लियर होगी, छह कैसे हो गए, बड़े ट्रायंगल हो गए। अब मैं क्या करूंगा, डायग्राम को ब्रेक कर दूंगा, यानी कि बीच में जो ये लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये वाली लाइन, मैं पहले ऊपर के काउंट कर लूंगा जो छूटे हुए हैं, और फिर नीचे के ट्रायंगल काउंट कर लूंगा जो छूटे हुए हैं, जो छोटे ट्रायंगल है। क्लियर है बात यहां तक? अब बात को समझिए भाई, कौन कौन से छूटे हुए हैं देखिए यहाँ पे। अब मुझे एक बात बताओ, एक ट्रायंगल ये आपको दिख रहा होगा, एक ट्रायंगल यहाँ पे दिख रहा होगा, कितने हुए, दो, और एक ट्रायंगल ये दिख रहा होगा आपको, तीन, और एक ट्रायंगल ये दिख रहा होगा, चार। चार हो गए भाई यहाँ पे, है ना। एक ट्रायंगल ये दिख रहा होगा, पांच, और एक ये दिख रहा होगा, छह। छह हो गए यहाँ पे। और कौन सा बचा, एक ये बचा, सात। तो यहाँ पे कितने ट्रायंगल हो गए, सात। तो यानी कि सात है ऊपर ट्रायंगल, सात कौन कितने हैं, ऊपर कितने हैं, सात ट्रायंगल है। अब हमें नीचे काउंट करने हैं, नीचे छोटे वाले कितने हैं। आप कहोगे एक तो सर ये हो गया एक, एक ये हो गया दो, और एक ये हो गया हमारा तीन। तीन तो ये हो गए, और कौन से हैं उल्टे, चार, पांच, और एक ये छह। तो इसका मतलब ये हुआ तीन और तीन छह, छह कहाँ है, नीचे है। छह ट्रायंगल हो गए नीचे। तो छह और सात 13, 13 और छह 19। तो आंसर कितना आया भाई, 19, यानी कि बी ऑप्शन आपका आंसर आया होगा। और हो सकता है कि कुछ बच्चों का आंसर जो है वो 15 पार कर चुका होगा, यानी कि 15 से ज्यादा हो चुके होंगे, उसके 15 16 तक उसने काउंट कर लिए होंगे। जब भी ऐसी सिचुएशन हो कि 10 19 12 15, यानी कि चार ऑप्शन में से तीन ऑप्शन वो पार कर रहा है, और एक ऑप्शन ऐसा है जो बड़ा है, तो और 16 तक वो गिन रहा है, तीन काउंट वो नहीं कर पाया, तो आंसर प्यारे बच्चों हमेशा बड़े वाला ही होता है। ऐसा आप करके अपने आंसर को दे सकते हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन का है। तो मैंने आपको कहा था कि दो क्वेश्चन यहां से प्यारे बच्चों इस टॉपिक से हमेशा पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, अब इसकी तैयारी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके करनी है। ठीक है, अब ध्यान दो, मैंने कहा कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे तो डिवीजन पे काम करो सबसे पहले। तो दूसरे नंबर पे अगर मैं डिवीजन लगा भी दूं तो क्या पांच को सात पूरा पूरा डिवाइड करेगा, नहीं कर पाएगा, तो आंसर ये नहीं हो सकता। अब यहाँ पे सेकंड नंबर पे है लास्ट पे डिवीजन, तो यहाँ पे अगर मैं डिवीजन लगाऊं तो 64 8 से कटेगा, तो आंसर ये हो सकता है। यहाँ पे भी दूसरे नंबर पे है, यहाँ पे भी दूसरे नंबर पे है डिवीजन। इसका मतलब तीन ऑप्शन बिल्कुल प्यारे बच्चों यहाँ पे डिवीजन से हम एलिमिनेट नहीं कर पाए, क्योंकि डिवीजन सेम प्लेस पर है तीन ऑप्शन में। तो अब हमारी मजबूरी है, क्या मजबूरी है, क्वेश्चन को सॉल्व करके देखने की। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बी ऑप्शन को चेक कर लूं, यहाँ पे माइनस है क्योंकि ए ऑप्शन तो हमने काट दिया, तो बी को हम चेक करते हैं, माइनस, मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर डिवीजन, फिर इक्वल। अब यहाँ पे आप देखोगे 72 माइनस 5 सते 35 प्लस, और यहाँ पे 8 अठी 64, 8 बार कटेगा और बराबर 45। क्या ये 45 के बराबर हो पाएगा? 45 में 35 में से आप 8 कम करोगे तो कितना बचा, 27, और 72 में से 27 माइनस करोगे आप, तो 12 में से 7 कम करोगे 5, 6 में से 2 कम करोगे 4, तो यानी कि सेटिस्फाई हो चुका। तो बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी कि अगर हमने अपना आंसर सेटिस्फाई कर लिया है तो अब हमें दोस्त सी ऑप्शन और डी ऑप्शन को चेक करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन हमारा
नंबर सीरीज से पूछा हुआ है, ठीक है। और नंबर सीरीज में टोटल 5 लॉजिक होते हैं, जो कि मैं कई बार आपको बता चुका हूं, ध्यान दीजिए आप, है ना, कि कौन कौन से लॉजिक मैंने आपको बताए थे नंबर सीरीज में। देखिए, जब भी हमारी नंबर सीरीज की कोई भी सीरीज दे रखी हो, अगर वो एक सीक्वेंस वे में ज्यादा बढ़ रही हो, मतलब सीक्वेंस में अधिक हो रही हो या फिर कम हो रही हो, तो वहां पर 99% दोस्त डिफरेंस वाला लॉजिक चलता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे कम होती जा रही धीरे धीरे। तो अगर धीरे धीरे प्यार बढ़ रहा है यहाँ पे सीरीज में, तो आपको क्या करना है दोस्त, डिफरेंस लगाना है। 24 और 21 कितना कम कर दिया भाई, 3 कम कर दिया। 21 है, 16 है, कितना कम कर दिया, 5 कम कर दिया। यहाँ पे 16 13 है, 3 कम कर दिया। यहाँ पे 13 और 8 है, 5 कम कर दिया। तो नंबर किसका आ गया, 3 कम करने का आ गया। तो 8 में से 3 कम करोगे तो हमारा आंसर जो होगा वो 5 होगा। यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मेरे चीते मेरे शेर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है सी ऑप्शन। क्लियर है बात यहाँ तक? नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, हालांकि मुझे नहीं लगता नोट करने की जरूरत है। आप जब भी प्रैक्टिस करना चाहोगे इन क्वेश्चनों की, आप स्पीड को बढ़ाकर प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। अब जो 74 है हमारा क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये फिर से उसी टॉपिक से पूछा गया है, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग वाले से। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन दोस्त यहां से 100% तुम्हारे एग्जाम में दिखाई देंगे। तो प्रैक्टिस करके जाना है ऐसे क्वेश्चनों की, ताकि आप सही अटेम्प्ट कर पाओ, जल्दी अटेम्प्ट कर पाओ क्वेश्चन को, और जल्दी से अपने आंसर सही दे पाओ। ठीक है, अब बात को समझिए, करना क्या होगा भाई। हमने अपने पेपर को पहले ऐसे मोड़ा, फिर ऐसे मोड़ दिया, और उसके बाद हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ये एरो का साइन और ये वी लिख दिया। तो अब ये कह रहा कि ओपन करने के बाद हमें कैसे दिखाई देगा। तो आप मुझे एक बात बताओ, जब मैं यहाँ पे मिरर लगाऊंगा तो हमें ये डायग्राम कुछ ऐसा दिखाई देगा, एरो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। आप कहोगे यस सर। तो मुझे एक बात बताओ, ये दोनों अपोजिट है कि नहीं? यहाँ तो है ही नहीं कोई अपोजिट, बी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे दोनों अपोजिट है, यहाँ तो दोनों अपोजिट है ही नहीं, यानी कि डी ऑप्शन नहीं होगा। अब तुम देख पा रहे होंगे कि जो ए ऑप्शन है और जो सी ऑप्शन है, ये दोनों सिमिलर दिख रहे होंगे आपको, लेकिन आपको बहुत ध्यान से देखना है कि क्या इनमें वाकई में सिमिलरिटी है, कुछ अलग है क्वेश्चन में। ठीक है ना, आपको ध्यान से देखना है इसको। अब देखिए, आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पे V और इस एरो के सिंबल में थोड़ा गैप है। यहाँ पे V और एरो के सिंबल में गैप है, यहाँ पे भी गैप है, लेकिन यहाँ पे दोस्त गैप नहीं है। तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा, आंसर फिर हमारा ए ऑप्शन होगा। क्लियर है मेरी बात? यानी कि छोटा सा पॉइंट भी हमारे क्वेश्चन को सही करा सकता है, बस उसको तुम्हें दिखना चाहिए तुम्हें वो पॉइंट। ठीक है ना, चलिए खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि जल्दबाजी में बच्चा सी ऑप्शन लगा के आगे बढ़ जाएगा। तो चेक करना, एलिमिनेशन लगाना दोनों में कि कौन सा सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन फिर से डाइस का आ चुका है। आप देख पा रहे होंगे कि 5 से 6 क्वेश्चन तो डाइस से ही पूछ लिए गए एग्जाम में। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि 5 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक कौन सा होगा। 5 के अपोजिट वो आपसे पूछना चाहता है कि 5 के अपोजिट क्या होगा। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक? अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर तो मैं सिंपल 2 ही डाइस दे रखी है और वो 5 के अपोजिट पूछना चाहता है। तो आप मुझे एक बात बताओ, कॉमन कौन है? आप कहोगे सर 3 कॉमन है, और 3 2 1 चलोगे इस तरीके से क्लॉकवाइज, 3 2 1। इधर भी 3 4 6, 4 6 यहाँ पे आ चुका, तो बचा कौन, 5। तो इसका मतलब 5 के अपोजिट कौन होगा, 3 होगा। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप इसको ऐसे भी देख सकते थे दोस्त, ऐसे भी आप चेक कर सकते हो कि 3 के अपोजिट ना तो कभी 2 हो सकता ना कभी 1 हो सकता, क्योंकि ये एडजेसेंट है, पड़ोसी है। 3 का अपोजिट ना कभी 4 होगा ना कभी 6 होगा, तो ना तो 1 होगा ना 2 ना 4 ना 6, तो बचा कौन, 3 के अपोजिट फिर 5 होगा। इसका मतलब 5 के अपोजिट फिर 3 होगा। तो आंसर बी आंसर आप किसी भी तरीके से आप कर सकते हो क्वेश्चन को। उम्मीद करूंगा कि यहां तक चीजें क्लियर हो पाई होगी। देखिए, जितने भी इस क्वेश्चन में रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे इस पेपर में, वो हमने कर लिए हैं, और आपको करके मजा भी आया होगा, आपको लगा भी होगा कि वाकई में क्या इतने आसान क्वेश्चन आते हैं। तो प्यारे बच्चों, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2023 के शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन पेपर दिल्ली पुलिस में हुए हैं, आप जब सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लोगे तो आपको वाकई में एक कॉन्फिडेंस जनरेट होगा आपका कि इस बार हमारा दिल्ली पुलिस पार है। बस आपको मेहनत करनी है। मेहनत जितने पेपर प्रीवियस के वो तो करने ही करने हैं, साथ में प्यारे बच्चों आपको एक लेवल बढ़ा के काम करना है। ठीक है, एक स्टेप ऊपर करके तैयारी अपनी करनी है दिल्ली पुलिस के लिए। ठीक है, और दूसरी बात
कि जब आपके सारे प्रीवियस सॉल्व पेपर खत्म हो जाए उसके बाद आप मॉक टेस्ट जरूर लगाना, डेली एक मॉक टेस्ट, रात के टाइम लगाओ या किसी भी टाइम लगाओ सुबह उठकर, पर लगाना जरूर है अगर आप वाकई में दिल्ली पुलिस की तैयारी में सफल होना चाहते हो, आपने जो मेहनत की उसको वाकई में सिद्ध करना चाहते हो। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम इसी एग्जाम का मैथमेटिक्स सॉल्व करेंगे, क्योंकि फिर क्लास जो है ना ज्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट जो मिलेगा आपको मैथ का मिलेगा। उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें समझ में भी आई होगी और चीजें बिल्कुल आसान लगने लगी होगी। तो मिलते हैं फिर मैथ के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद दोस्तों।